सो बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, starting a new topic, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 12th में काफ़ी बच्चे और इनफैक्ट काफ़ी टीचर्स भी इस टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। आपने ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। एग्जाममध्ये, परीक्षेमध्ये, एग्जाम में ये आता है, ये तेज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और सबसे आसान टॉपिक है, ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो बेटा, न्यू टॉपिक, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। आज सबसे पहला लेक्चर है इसका, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, अरे अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रे। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट रे। सर और भी कोई नए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे केस में? आएंगे, चिंता मत करो, बताऊंगा मैं, है ना। पूरा टॉपिक अच्छे से बताता हूं, ध्यान दो ध्यान दो। हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट तो हमने बना लिया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने बना लिए। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट, म्हणजे फिनेंशियल स्टेटमेंट, म्हणजे फाइनल अकाउंट, म्हणजे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये बना लिए हमने, ये बनाते आता है। अब हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे केक बना लिया, केक बनाने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, केक कैसा बना, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, साइज़ क्या है, ये क्या है, समझ में आया? सर एनालिसिस क्यों करते हैं? एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम पेपर लिख के आते हो तो पेपर वैल्यू और उसका एनालिसिस करता है और आपको मार्क देता है, नंबर्स देता है। आपने सही लिखा, गलत लिखा, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हो, जैसे मैं इस पेन का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं इस इन्फॉर्मेशन के भरोसे डिसीजन लूँगा, इस टाइप का पेन आगे ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, इसको यूज़ करना है नहीं करना है ना। सो एनालिसिस करने से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एनालिसिस करने से हमें क्या मिलती है, बोलो? इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप भी जब कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई कार खरीदते हो तो आप उसके पहले एनालिसिस करते हो, कार कैसी है, क्या है, आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन के बाद आप डिसीजन लेते हो। तो वैसे ही फिनेंशियल स्टेटमेंट का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। इस टॉपिक में कौन कौन से मुद्दे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं लिख करके देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, बरोबर है। आ जाओ, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बर्ड आई व्यू, इस टॉपिक में हम लोग कन्वर्जन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, FS, कल चल के कोई पूछेगा सर FS मतलब क्या? FS मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम में आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करोगे, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पढ़ाते समय, आपने पूरा लिखना है फिनेंशियल स्टेटमेंट। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना है? आपको हॉरिजेंटल फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहेगा, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, हॉरिजेंटल आड़ा दिया रहेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना है खड़े में। आड़ा दिया रहेगा, खड़ा करना है, आड़ा दिया रहेगा, खड़ा करना है। हॉरिजेंटल फिनेंशियल स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, सो हॉरिजेंटल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्टिकल में। ये हॉरिजेंटल की टोटल, ये वर्टिकल की टोटल, और ये दोनों टोटल मैच रहेगी। बस इतनी सी बात। फिर
दूसरा, हम लोग कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सर कंपेरेटिव मतलब 2 साल का कंपैरिजन, पिछले साल प्रॉफिट इतना था इस बार इतना है, पिछले साल इतना था इस बार इतना है, पिछले साल असेट इतनी थी इस बार इतनी है, कंपेरेटिव, कंपैरिजन के साथ। यस और नो। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? डोंट वरी, 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है, और कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। हमने आज तक क्या देखा था फिनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में बराबर इतना ही था ना फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। लेकिन कंपनी को ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, सो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग रेशियो एनालिसिस भी करेंगे, रेशियो एनालिसिस भी करेंगे। कछु बात समझ में आई क्या? एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है, तो यस और नो। इतनी चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़नी है। सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है? हाँ। सर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है? हाँ। लेकिन बच्चे ऑप्शन में छोड़ देते इस टॉपिक को, बड़ा जान पे आता है बच्चों को करना, और आगे बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है 12th में, बीकॉम में, CA CS CMA की कोई भी एग्ज़ाम में। क्लियर है? सर ये जो वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने बोला ये कौन बनाता है? कंपनी। सर क्या हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाएंगे कि यहाँ पे? नो, सिर्फ फॉर्मेट है रे, कन्वर्ट करेंगे ना हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में। क्लियर? चल स्टार्ट करूँ क्या? पक्का? डन? अब सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, है ना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको कुछ जानकारी लिख के दूंगा। ये लिख लिया आपने? ये जो स्लाइड में दिख रहा है ये पूरा लिख लिया? राइट। चलो आ जाओ। पहले तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ आपने भी लिखना है, कुछ काम के पॉइंट्स है, बरोबर है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर generally prepared at the end of अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आखिरी में हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरली क्या क्या आते हैं? जनरली financial statements includes, बोलो बेटा क्या क्या आता है? हाँ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट से हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है बिजनेस का रिजल्ट, यानी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, और बैलेंस शीट से बिजनेस की औकात यानी बिजनेस में कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी इसके अलावा, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना लेती है, और नोट्स टू द अकाउंट्स भी आते हैं, और नोट्स टू द अकाउंट्स भी आते हैं। सर ये नोट्स टू द अकाउंट्स हम लोगों को है क्या? नो, आगे आप जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तब आएगा, ठीक है। आ जाओ। अच्छा अब ये बता दो इससे क्या समझ में आता है? बिजनेस का रिजल्ट, इन्हीं को प्यार से हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं।
बिजनेस की कितनी इनकम है ये समझ में आता है, इससे बिजनेस की पोजीशन समझ में आती है, तो इसी को प्यार से पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। बिजनेस की औकात, बिजनेस की पोजीशन समझ में आती है। यस और नो? क्लियर? डन? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। आप लोग इस दुनिया में इंसान के रूप में पैदा हुए हो, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया। इस टॉपिक में ये 4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, कब बनाते हैं। क्लियर? पक्की बात? डन? चल ओके, आगे बढ़ता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। डन? आज सो लिख लिया सभी ने? लिख लिया बेटा? पक्की बात? चलो, अब हम लोगों को एनालिसिस क्यों करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट का? एनीबॉडी? एनालिसिस करने से हमें क्या मिलेगा? क्यों करते हैं एनालिसिस? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्यों करते हैं? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट? फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों करना है? आ जाओ, लिखो व्हाई। कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना, व्हाई एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज नेसेसरी। क्यों, या प्यार से मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो। फिनेंशियल कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं सर फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। वो तो बैलेंस शीट से समझ में आ जाएगी, उसमें एनालिसिस का क्या काम है? यस और नो? वो तो बैलेंस शीट से समझ में आ जाएगी, उसमें एनालिसिस का क्या काम है? बोलो बेटा, एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके, एक बच्ची ने बोला टू नो हाउ मच डेवलपमेंट इज नीडेड। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एनालिसिस जब भी आप करते हो तो एनालिसिस के पीछे की वजह होती है इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, किसी चीज़ की हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। एनालिसिस करने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये लिख ले भैया, यस और नो? थ्रू एनालिसिस वी विल गेट इंफॉर्मेशन, वी विल गेट इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन का क्या अचार डालोगे? नो, उस इंफॉर्मेशन से हमें प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी, है ना? आपको बाइक लेना है कि मोपेड लेना है तो आप एनालिसिस करते हो दोनों का भी, एक्टिवा लेना है कि होंडा शाइन लेना है, दोनों का एनालिसिस किया। कि पल्सर लेना है, एनालिसिस किया, इंफॉर्मेशन मिली भैया मैं तो पल्सर लूँगा। एनालिसिस किया भैया मैं तो एक्टिवा लूँगा। एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजन लेते हैं, आगे के प्लानिंग करने में मदद मिलती है। आज हमारे पास अगर सारी इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग हमारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, बिजनेस में डेवलपमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिसीजंस लेने वाले हैं। यस और नो? काफ़ी सारे बेनिफिट है। इसीलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस क्या है? उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? अब देखो यहाँ पे, उस इंफॉर्मेशन की मदद से, उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? बोलो बेटा। एस्टिमेट करते हैं, अंदाज लगाते हैं। सो एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प अस इन, किस किस में हेल्प करेगा? लिखो, एस्टिमेशन ऑफ
प्रॉफिट्स। हम लोग अंदाज लगाते ना, इस साल हमें 100 करोड़ का फायदा होगा, 10 करोड़ का फायदा होगा, 50 करोड़ का फायदा होगा। कबूतर बोलता है क्या आपको फायदा? नो, आपने एनालिसिस किया, इंफॉर्मेशन निकाली, पिछले 10 साल का एनालिसिस किया, और अब हम लोग भूतकाल को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यस और नो? कैसे समझा? पिछले 10 साल की इंफॉर्मेशन एनालिसिस किया। एनालिसिस हेल्प्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में हमें मदद मिलती है। एनालिसिस हेल्प अस इन, बोलो बेटा, डिसीजन मेकिंग। कौन से डिसीजन? इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, बिजनेस एक्सपांड करना है नहीं करना, बिजनेस एक्सपांशन का। यस और नो? एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट, एनालिसिस मैनेजमेंट को भी मदद करता है ना, बरोबर है क्या? इन कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एफिशिएंसी को समझने के लिए, हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंट वे में काम कर रहा है। यस और नो? बरोबर है। एनालिसिस हेल्प्स इन प्रॉपर यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे रिसोर्सेस है, जैसे यहाँ पे भी रिसोर्सेस है, टेबल है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, कैमरा है, टेबल चेयर फर्नीचर है, फैन है, एसी है, बुक्स है, काफ़ी सारे लैपटॉप्स है, रिसोर्सेस है जिसकी मदद से मैं धंधा कर रहा हूँ। तो सारे रिसोर्सेस प्रॉपर तरीके से यूज़ होने चाहिए। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में भी एनालिसिस हमें मदद करता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे जब कभी भी आप किसी चीज़ को निहारते हो, उसके बारे में सोचते हो। बिल्कुल सही लिखा बेटा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं टू नो हाउ मच डेवलपमेंट इन डिटेल में पोजीशन चेक करने के लिए। हाँ बेटा कह सकते हैं। सो ये सब एनालिसिस करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब एनालिसिस करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर? पक्की बात? डन? और काफ़ी बार एनालिसिस क्या करता है? एनालिसिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी यूजर्स है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, ओनर है, एम्प्लॉय है, काफ़ी सारे लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी हमारे यहाँ पे, हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं, हमें एनालिसिस करके देना पड़ेगा। यस और नो? सो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पीछे की वजह है, ऑब्जेक्टिव है। सो व्हाई वी डू एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात सबको समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों? 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड, हम लोग एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ये टॉपिक आज स्टार्ट किए। पहला लेक्चर है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद मैंने आपसे ये करवा के लिया फिनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन से इसको क्या बोलते हैं और एनालिसिस क्यों करते हैं। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मुन्ना, ये तेज। क्लियर? चलो आगे। वेरी गुड बेटा, क्रिस्टल क्लियर। आगे लिखो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया सभी ने? अब फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से इतनी सारी चीज़ें मिलती है, हमने देखा है। इसके कुछ नुकसान भी है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। हम लोग किसका एनालिसिस कर रहे हैं बताओ तो ज़रा? हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। और फिनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? पैसों की। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है क्या?
जिसको पैसे में काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। नो, इस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं होती है, इसीलिए एनालिसिस में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, बरोबर है, इसीलिए क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। लिमिटेशंस ऑफ, क्यों रोहित को क्यों नहीं अपन इसमें सब में इन्वॉल्व कर रहे बेटा, इसको भी बोल देना पंकज रोहित को भी इन्वॉल्व करना। हाँ ठीक है, रोहित को भी समझा चीजें। लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट से इतने फायदे हैं, ये हमें फ़ायदा हो रहा है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में पैसों की इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए पहला लिमिटेशन इन दिस एनालिसिस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज इग्नोर। दूसरा, सारे के सारे फिनेंशियल से हम लोग एनालिसिस किसका कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट का, और फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ऑन कॉस्ट बेसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट बेसिस। सो एज आप सब लोग जानते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस, therefore in this analysis we have ignored the current price, बरोबर है क्या, we have ignored the current prices ऑफ द आइटम। क्योंकि मैंने लैंड आज के 25 साल पहले खरीदी थी बेटा 20,000 रुपये में, आज उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, और वो लैंड आज भी मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट में 20,000 की दिख रही है। मतलब हमने एनालिसिस करते समय क्या कंसिडर किया, 20,000, बट आज उसकी वैल्यू क्या है, करंट प्राइस क्या है उसकी, 20 लाख, बट एनालिसिस में हमने क्या यूज़ किया, 20,000। आज उसकी करंट प्राइस क्या है, 20 लाख। 20 लाख को तो हमने इग्नोर कर दिया। अरे रे रे रे, क्या फ़ायदे का 25 साल पहले की वैल्यू, बरोबर है क्या, यस और नो, पक्की बात है, डन। दूसरी चीज, फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। काफ़ी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के भरोसे हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट विच आर mostly which are irrelevant in today's era। काफ़ी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज के डेट में इररिलेवेंट है। अच्छा, एनालिसिस ये पर्सनल जजमेंट होता है। एनालिसिस जब भी कोई इंसान करता है, दो इंसान ने एक ही चीज़ का एनालिसिस किया तो दोनों का ओपिनियन अलग अलग आएगा, ये बात आपको भी मालूम है। इसीलिए कुछ लोग पल्सर लेते, कुछ एक्टिवा लेते, कुछ होंडा शाइन लेते, सबका एनालिसिस का आंसर सेम आता तो हर कोई पल्सर ही लेता, एक्टिवा बिकती नहीं। सो एनालिसिस इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल ओपिनियन, and opinion may differ from person to person, yes or no, क्लियर है क्या। काफ़ी बार एनालिसिस करते समय लोग अपने फ़ायदे के लिए एनालिसिस करते हैं, उसमें विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग, जितना बाहर वाले को अच्छा अच्छा दिख रहा है, जैसे ये घर है, ये घर है, ये घर में एक विंडो है, बराबर है, यहाँ पे बाहर इंसान खड़ा है, बराबर है, ये घर के अंदर में देख रहा है, तो ये विंडो से जितना घर अच्छा दिखेगा,
बस उतना घर मस्त पैकी अच्छे से सजा के रखा है हमने, बाकी घर में पूरा मेस है, कचरा है। तो बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा, घर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना घर इसको खुली आँख से दिख रहा है उतना घर मैंने अच्छे से सजा के रखा, उतना घर मैंने अच्छे से सजा के रखा, बाकी पूरा घर में कचरा पड़ा है, बाकी पूरा घर में कचरा पड़ा है। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो एनालिसिस करते समय इंसान अपने फ़ायदे के हिसाब से एनालिसिस करेगा। मुझे बैंक से लोन लेना है तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा, इनकम टैक्स की रेड पड़ी मेरे यहाँ पे, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कम प्रॉफिट दिखाऊंगा। शादी हो रही है मेरे घर पे किसी की तो मैं बहुत रईस हूँ, ऐसा दिखाऊंगा। इनकम टैक्स की रेड पड़ी, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा दिखाऊंगा। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। यस और नो? सो विंडो ड्रेसिंग होता है क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट में? हाँ, ये भी एक वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन है। ये भी एक वन ऑफ द क्या है बेटा, लिमिटेशन है, विंडो ड्रेसिंग। क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। थ्योरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राजेश खन्ना, ध्यान देना। और आप कितना भी एनालिसिस कर लो, ये दो बिजनेस है, इनकी डेट्स अलग अलग है फिनेंशियल स्टेटमेंट की, इसकी डेट अलग है फिनेंशियल स्टेटमेंट की। अब बोलो, अलग अलग डेट पे बनाया, अब क्या ये कंपेरेबल है क्या? नो। इन दोनों बिजनेस का नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। बोलो अब कंपेरेबल है क्या? हाँ, कैलकुलेटर और कंप्यूटर की कंपैरिजन हो सकती है क्या? कंप्यूटर कंप्यूटर की कंपैरिजन हो सकती है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर की हो सकती है, आलू आलू की हो सकती है, आलू और कांदे की कंपैरिजन नहीं होती। सो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। यस और नो? बरोबर है, पक्की बात। एंड लास्ट वाला पॉइंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक पर्टिकुलर डेट के है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। सो इस डेट का सिर्फ इसके अंदर में इंफॉर्मेशन है, ना उससे पहले का ना उसके बाद का। इसीलिए जो भी फिगर हमें मिल रही है सिर्फ उस डेट की है, ये स्टैटिक है। दे रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट फिगर, है ना। बस इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, बैलेंस शीट के अंदर में डायरेक्टली लिख दिया, इधर असेट साइड में मशीन है भैया 500 करोड़ रुपए की, हो गया खेल खत्म। ये मशीन किधर से आई, पैसे दिए नहीं दिए, चोरी की मशीन है, कहाँ की है, कैसे आई, कैसे आई, इसके बारे में बैलेंस शीट में नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया मशीन 500 करोड़ का है, कैपिटल 100 करोड़ का है। बट कैसे आया इस ये लिखा रहता है कि बैलेंस शीट में? नो। इसके लिए आपको डिटेल अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, सारा। डायरेक्ट फेंक के मार दिया ऐसा, स्टैटिक। यस और नो? हमें ये नहीं पता कि मशीन कैसे आई, डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीन 500 करोड़, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश 50 करोड़। अरे किधर से आई पर 50 करोड़ की कैश? प्रोसेस दिया है क्या? नो। डायरेक्ट मुंह पे मार दिया, कैश 50 करोड़ है, किधर से आया नहीं मालूम। ये भी एक लिमिटेशन है एनालिसिस करने का, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट में अब दे दिया मशीन 500 करोड़, क्या एनालिसिस करोगे इसका घंटा? एनालिसिस करने के लिए पता तो होना चाहिए मशीन कहाँ से है, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा रहता है क्या मशीन कहाँ से आई, कि है भी कि नहीं है, कि सिर्फ बैलेंस शीट में लिख दिया मशीन है, एक्चुअल में मशीन है ही नहीं। ये भी एक लिमिटेशन है। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टैटिक। कछु बात समझ में आई क्या? एग्जाम मध्ये प्रश्न येणार, सर ये ऐसे हमने सेंटेंस लिखे तो चलेगा क्या? हाँ, तेरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इसके ऊपर। क्लियर है? डन। अब जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने आज तक देखे थे हॉरिजॉन्टल, अब मैं बताने जा रहा हूँ वर्टिकल। बट वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई प्रोपराइटर को या पार्टनरशिप फर्म को बनाने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सिर्फ और कंपनी। सर पहले ये तो बता दो वर्टिकल होता क्या है? बताता हूँ, शांता बाई, रिलैक्स।
कंट्रोल योर इमोशंस, सारी चीज़ें बताऊंगा। डन। सो आ जाओ, अब वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें बता देता हूँ। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। डन। आ जा मुन्ना, आ जाओ। सो आ जाओ, आ जाओ, ध्यान दे दो। हमने देखा था ना, सबसे पहला पॉइंट यही है ना, कन्वर्ट करना है हॉरिजेंटल को किस में, वर्टिकल में। ये हॉरिजेंटल है, लेफ्ट साइड एक्सपेंस वाली, राइट साइड इनकम वाली, ये लाइबिलिटी साइड, ये असेट साइड, ये हॉरिजेंटल है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल में। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल, ये असेट साइड का टोटल, है ना। तो पहले मैं आपको बताऊंगा वर्टिकल होते क्या। लिमिटेशंस लिख लिए सभी ने, इसको क्लोज कर दो यहाँ पे ऐसे। अब लिखो वर्टिकल, लिख बेटा, सबने लिखना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बनाती है, ये वर्टिकल प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते हैं। सर हमें कंपनी अकाउंट है क्या? अरे कंपनी अकाउंट्स आपको है, लेकिन कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। मज़ा आ रहा है ना? प्यारा टॉपिक है, बहुत ही काम का टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान दो। सो आ जा बेटा, वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है समझो अच्छे से, बरोबर है। आ जाओ। सो पहले एकदम सिंपल वाला वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। देखते ही आपकी आंखों में बैठ जाएगा। आ जाओ। हम्म आ जाओ, लिखो। ये आज तक आपने ये किया था पहले, बिफोर, पहले आपने कभी काफ़ी बार ऑटो के पीछे ऐड देखी होंगी ना, पहले मैं इतना मोटा था अब मैं पतला हो गया हूँ, बिफोर और आफ्टर। तो पहले आप ये करते थे। बैलेंस शीट का एग्जांपल ले रहा हूँ पहले। लाइबिलिटी साइड अमाउंट आप पूरा लिखोगे, शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है एग्जाम में और नोट्स में भी। और ये एसेट्स, इधर सारी एसेट्स होती थी आपकी, कुछ याद आया? सारी आपकी इधर आपने लिख दिया, फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो। फिक्स असेट के नीचे जनरली आती है इन्वेस्टमेंट, फॉर्मेट है रे, है ना। उसके बाद ये करंट असेट, करंट असेट में डेटर्स, कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस। और ये लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आप लिखते थे इधर, उसके बाद आप लिखते थे आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसके बाद आप लिखते थे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। लॉन्ग टर्म में बैंक लोन, लंबे समय के लिए लोन लिया, 1 साल से ज़्यादा के बाद पे करना है, उसका रीपेमेंट 12 महीने के बाद है, और ये दोनों टोटल आपकी टैली हो जाती थी और आप खुश हो जाते थे। ऐसे था बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका। किसी को कोई तकलीफ? आज तक यही था।
लेकिन अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट है, राइट। ये वर्टिकल अब बताने जा रहा हूँ। VER ठीक से लिखता हूँ भैया, बाद में और बोलोगे। ये वर्टिकल फॉर्मेट। चलो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ। आ जाओ ना, ठीक है। ध्यान दे क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। वर्टिकल फॉर्मेट में मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। वर्टिकल, क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान। देखा क्या हाथ से कैसी लाइन मारता हूँ। लाइन बहुत मारता था मैं पहले, एकदम सरल रेशेत न। ध्यान देना, जो मूर्ख बच्चे लेक्चर छोड़ के भागे हैं ना अभी लाइव में से एक दो, ऐसे पछताएंगे ना बेचारे आगे, एकदम नानी याद आ जाएगी। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले अब देखो, ये लाइबिलिटी साइड को वर्टिकल फॉर्मेट में कहते हैं। लाइबिलिटी साइड को वर्टिकल फॉर्मेट में कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। ये लाइबिलिटी साइड को वर्टिकल फॉर्मेट में कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। धंधे में पैसा कहाँ कहाँ से आया, ओनर लाया पैसा कि उधार लिया किसी से लंबे समय के लिए कि थोड़े समय के लिए पैसा उधार लिया। धंधे में पैसा कहाँ कहाँ से आया। सोर्सेस ऑफ फंड को ही आप प्यार से लाइबिलिटी साइड भी कह सकते हो, बरोबर है। अब सोर्सेस ऑफ फंड में यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कैपिटल। कंपनी है तो क्या रहेगा, शेयर कैपिटल। कंपनी में शेयर्स होते हैं ना, शेयर कैपिटल, बराबर है। इसी को प्यार से एक काम करो, इसी को प्यार से कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। नॉर्मल धंधा होता तो ओनर्स फंड होता, प्रोप्राइटर्स फंड, है ना। जो नॉर्मल केस में कैपिटल है वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है। उसके बाद आप भी 4-6-7 लाइन की जगह छोड़ दोगे और फिर लिखोगे, आप भी 6-7 लाइन की जगह छोड़ के लिखोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को, इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बेटा, हाँ नॉन करंट, नहीं बस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे नॉर्मल केस में, नॉन करंट लाइबिलिटी। वर्टिकल के केस में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी या बोरोड फंड। नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर बोरोड फंड्स, लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया, ये भी हो गया, बरोबर है क्या, यस और नो। और ये टोटल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे,
सर ये रह गया ना शॉर्ट टर्म, लूँगा ना, शॉर्ट टर्म भी लूँगा। अभी असेट साइड में, अब असेट साइड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट लेंगे और ये शॉर्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो बात तो एक ही है। ये दोनों मैंने लिख लिए। अब असेट साइड, इसी को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट में उसके कहते हैं यूजेस ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, और प्यार से आप बोलोगे एसेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे फिक्स असेट, या इसी को बोलेंगे नॉन करंट असेट। फिक्स असेट, ये देखो ये फिक्स असेट हमने लिख दिया, इसी को बोलेंगे नॉन करंट असेट। जो भी इसमें रहेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, देन रहेगी इन्वेस्टमेंट। कितना आसान है रे, देखो ना, कुछ है क्या इसमें? ठीक है, फिक्स असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, देन करंट असेट, बरोबर है। अब ये करंट असेट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये असेट साइड लिख दिया, अब ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में है, तो अब इसको असेट साइड में लिखना है तो माइनस में लिख दो, माइनस करंट लाइबिलिटी। ये लो, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी लिख दिया, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी। सो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अरे बात एक ही है ना, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। ये वर्किंग कैपिटल हो गया। अरे बाबा हमने इसको लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखा, असेट से माइनस कर दिया सर, क्यों? फॉर्मेट है, एक ही बात है, दैट्स इट। यहाँ टोटल आ गई सबकी, खेल खत्म। ये लाइबिलिटी साइड की टोटल, ये असेट साइड की टोटल, और ये टैली हो जाएगी। कुछ था इसमें? बोलो। लो, आड़े को खड़ा कर दिया। कंपनी बनाती है फिनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल बेसिस पे, असा कोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। नो डाउट, पक्का? क्या कर रहे हो आप लोग? 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक में हमने अभी अभी देखा आड़े को खड़ा कैसे करना। वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमने वर्टिकल बैलेंस शीट देखा। सर ट्रेडिंग P&L भी वर्टिकल बनाएंगे? हाँ। सर ये फॉर्मेट याद करना है? हाँ। सर पेपर में प्रश्न आते इस पे? हाँ। सर आज के डेट में रियल लाइफ में सारी कंपनियां ऐसे वर्टिकल बनाती है? अरे हाँ भाई हाँ। क्लियर है क्या? पक्का? डन? तो फिर ठीक है, इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द, कितने शब्द? 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कैसे? बाय।